हेलो डियर व्यूअर्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी जुडिशरी एग्जाम के जीके के पेपर में 9 माइनर एक्ट्स ऐड किए गए हैं यानी कि जोड़े गए हैं। इन्हीं एक्ट पर मैं वीडियो डाल रही हूँ जिससे आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। यह इस क्रम का चौथा वीडियो है। आप लोग अन्य सभी एक्ट को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आप सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखने के लिए हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। अब डिस्कस कर लेते हैं इस एक्ट का। मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में इस पर नोट्स बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम पढ़ लेते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। अधिनियम संख्यांक है इसका 14। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। अधिनियमित का डेट है इसका 22 अप्रैल 2013 में और लागू कब से हुआ था? तो लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 से। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। आगे पढ़ लेते हैं। अध्याय इसमें टोटल है 8 और धाराएं हैं 30, क्योंकि ये भी प्री के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं। अब आइए इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह एक्ट क्यों बना। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पढ़ लेते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण करना, यानी कि जहाँ कहीं भी किसी भी स्थान पर यदि कोई महिला कार्य कर रही है तो वहाँ पर उसके लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण करना उसका। आगे पढ़ लेते हैं। लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों का निवारण करना। नेक्स्ट है प्रतितोष और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। नेक्स्ट विशाखा मामले 1997 यानी कि 1997 के दिशा निर्देश को मान्यता देना। आप लोग इस केस से परिचित होंगे, विशाखा केस से। आगे पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समता तथा अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करना तथा अनुच्छेद 19(1)(g) के अधीन वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण है, प्रदान करना। यानी कि जो अनुच्छेद 14 में दे रखा है समानता का अधिकार, 15 में दे रखा है धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न करना और अनुच्छेद 21 में सबको दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन सभी अनुच्छेदों के अनुसार किसी भी महिला को समानता प्रदान किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संरक्षण से संबंधित अभिसमय को प्रभावित करना, यानी कि जो अभिसमय बनाया गया है इस पर उसको प्रभावी करना। और भारत उक्त अभिसमय पर 25 जून 1993 को अनुसमर्थन दिया था। तो ये आप लोग डेट याद रखिएगा कि भारत कब अनुसमर्थित किया था इस अभिसमय को, तो 25 जून 1993 को। आगे पढ़ लेते हैं अध्याय। तो टोटल अध्याय हैं इसमें 8, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, और धाराएं 30 हैं। तो एक एक करके एक एक अध्याय को पढ़ लेते हैं। पहले अध्याय 1 में प्रारंभिक है, जो कि धारा 1 से लेकर के 3 तक दे रखा है। अध्याय 2 आंतरिक परिवाद समिति का गठन, यह धारा 4 में दे रखा है। अध्याय 3 में है स्थानीय परिवाद समिति का गठन, धारा 5 से लेकर के 8 तक है। अध्याय 4 है परिवाद, जो कि धारा 9 से लेकर के 11 तक में है। अध्याय 5 है परिवाद की जांच, जो कि धारा 12 से लेकर के 18 तक है। अध्याय 6 नियोजक के कर्तव्य, धारा 19। अध्याय 7 जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ, धारा 20। और अध्याय 8 है प्रकीर्ण, जो कि धारा 21 से लेकर के 30 तक दिया गया है। तो अब आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। धारा 1 देख लेते हैं। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है इसमें दे रखा है, जैसा कि हर एक्ट में दिया जाता है। तो संक्षिप्त नाम है इसका महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। विस्तार है इसका संपूर्ण भारत पर और प्रारंभ की डेट है इसकी 9 दिसंबर 2013 को। आगे देख लेते हैं धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं। अब क्या परिभाषाएं दे रखी हैं पढ़ लेते हैं। धारा 2A में दे रखा है व्यथित महिला की परिभाषा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि किस में दे रखा है व्यथित महिला की परिभाषा, तो धारा 2A में दे रखा है। देख लेते हैं इसको। किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला, चाहे वहाँ नियोजित है या नहीं, यानी कि चाहे वहाँ पे वो काम कर रही है या नहीं,
जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न करने का कथन करती है। निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट दिख रहा है कि जब कार्यस्थल के संबंध में बात आएगी तो यहाँ पे दे रखा है कि चाहे वह महिला नियोजित है या नहीं वहाँ पे, और निवास स्थान या गृह के संबंध में बात है तो वहाँ पे ये स्पेशल दे रखा है कि वह उस स्थान पर नियोजित है। आगे पढ़ लेते हैं। बी में दे रखा है समुचित सरकार। समुचित सरकार में कौन कौन आते हैं? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आता है। पढ़ लेते हैं इसको। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व के अधीन या नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित कार्यस्थल होंगे। यानी कि केंद्र सरकार के अंदर क्या क्या आएगा? तो जो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित होगा या फिर उसके स्वामित्व के अधीन होगा या फिर उसके नियंत्रण के अधीन होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, यदि कोई वित्त दिया गया है, उसको पैसा दिया गया है, तो वो सब कार्यस्थल आ जाएंगे इसके अंतर्गत। राज्य सरकार देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित होना चाहिए, उसके स्वामित्वाधीन होना चाहिए, नियंत्रण के अधीन होना चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भाग्यतः वित्त पोषित है। राज्य सरकार इसके अंतर्गत आता है। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 2C में अध्यक्ष को परिभाषित किया गया है। धारा 7 के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। तो यहाँ पे अध्यक्ष का मतलब है जो धारा 7 के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति गठित की गई है उसका अध्यक्ष, तो ये आप लोग याद रखिएगा। धारा 2D में दे रखा है जिलाधिकारी। तो यहाँ पे भी कुछ खास डेफिनेशन नहीं दिया गया है इसका, बस यही बताया गया है कि धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है, यानी कि जो धारा 5 के अधीन अधिकारी हैं वे सब जिलाधिकारी में आएंगे। आगे देख लेते हैं। धारा 2E में घरेलू कर्मकार को परिभाषित किया गया है। पढ़ लेते हैं कौन कौन से लोग आएंगे घरेलू कर्मकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ऐसी कोई महिला आती है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए, यानी कि जब वो काम करेगी तो उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, चाहे वेतन के रूप में या फिर किसी वस्तु के रूप में। तो जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए चाहे नकद या वस्तु रूप में या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी या अस्थायी या फिर अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है। यानी कि घरेलू कर्मकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो ऐसी कोई महिला आएगी जो उस घर में गृहस्थी में कार्य कर रही है और पारिश्रमिक के लिए कार्य कर रही है, और यह उसको पारिश्रमिक या तो नकद रूप में दिया जाएगा या फिर वस्तु के रूप में दिया जाएगा, चाहे वह अपने आप से आई हो काम करने के लिए या फिर किसी अभिकरण के माध्यम से आई हो, चाहे वह अंशकालिक यानी कुछ समय के लिए कार्य कर रही हो, चाहे हमेशा के लिए कार्य कर रही हो, तो वे सब महिलाएं आ जाएंगी घरेलू कर्मकार के अंतर्गत। परंतु भी दे रखा है इसमें, इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। यानी कि जो नियोजक है, अगर साधारण लैंग्वेज में कहें तो वहाँ का जो मालिक है उसके परिवार का कोई सदस्य इसके अंतर्गत घरेलू कर्मकार के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे पढ़ लेते हैं। 2F में कर्मचारी को परिभाषित किया गया है। पढ़ लेते हैं। कर्मचारी कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर कोई कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे वह सीधे या अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं, यानी कि जो लोग ठेका लेकर के काम करते हैं उनके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वे सब आएंगे। प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियोजित है तथा नियमित या अस्थायी तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित है या स्वेच्छया या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे अभियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हैं या नहीं, और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, भिक्षु, प्रशिक्षु या अन्य किसी नाम से ज्ञात हो। तो यहाँ पे कर्मचारी के लिए क्या क्या कंडीशन की आवश्यकता है? तो जो भी व्यक्ति कार्यस्थल पर कोई कार्य करने के लिए नियोजित है, यानी कि वहाँ पे नियुक्त है, चाहे वह खुद जा कर के वहाँ पे कार्य कर रहा हो या फिर अभिकर्ता के माध्यम से कार्य कर रहा हो या फिर किसी ठेकेदार के द्वारा गया हो, नियमित रूप से कार्य कर रहा हो, चाहे अस्थायी यानी कि कुछ समय के लिए कार्य कर रहा हो, दैनिक मजदूरी के आधार पर यानी कि डेली मजदूरी के बेस पर कार्य कर रहा हो, तो ये सब कंडीशन में आ जाएंगे कर्मचारी के अंतर्गत।
आगे देख लेते हैं, और भी इसमें है, ये आप लोग जो वर्ड दिए गए हैं, सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, भिक्षु, प्रशिक्षु या अन्य किसी नाम से ज्ञात हो, तो ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ लेते हैं नियोजक। जी में दे रखा है 2G में नियोजक, 2F में कर्मचारी था और 2E में घरेलू कर्मकार को परिभाषित किया गया था। आगे पढ़ लेते हैं नियोजक कौन लोग होंगे। समुचित सरकार। समुचित सरकार में अभी हम लोग डेफिनेशन देखे हैं ऊपर कि समुचित सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आती है। किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में उसका प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। यानी कि सब क्लास 1 में क्या दे रखा है कि समुचित सरकार या फिर कोई भी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, मतलब कि इन सभी का प्रधान होगा या फिर कोई ऐसा अन्य व्यक्ति होगा जो समुचित सरकार जिसको विनिर्दिष्ट करेगी। आगे पढ़ लेते हैं सब क्लास 2। उपरोक्त के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में उस कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति आएगा। यानी कि जो सब क्लास 1 में नहीं आएंगे उसके अंतर्गत जहाँ वैसी परिस्थिति होगी तो उस कार्यस्थल के प्रबंधक, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति नियोजक के अंतर्गत आ जाएगा। इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। प्रबंध के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मित और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड समिति भी है। सब क्लास 3 है, जो व्यक्ति संविदा पर कार्य करवाता है वह व्यक्ति भी आ जाएगा। और सब क्लास 4, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन का फायदा प्राप्त करता है वह व्यक्ति आ जाएगा किसके अंतर्गत, तो नियोजक के अंतर्गत। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2H। आंतरिक समिति दे रखा है, इसमें कुछ डेफिनेशन नहीं है, बस यही दे रखा है कि धारा 4 के अधीन गठित समिति है। और धारा 2I में स्थानीय समिति को दिया गया है, तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि धारा 6 के अधीन गठित समिति को स्थानीय समिति कहा जाएगा। धारा 2J में सदस्य को डिफाइन किया गया है। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई भी सदस्य अभिप्रेत है, यानी कि जो समिति बनाई गई है आंतरिक समिति और स्थानीय समिति, तो उसके सदस्य को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2K में विहित को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। आगे देख लेते हैं धारा 2L पीठासीन अधिकारी। आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है, यानी कि जो समिति बनाई गई है आंतरिक परिवार समिति उसका पीठासीन अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत आएगा 2L के अंतर्गत। आगे है धारा 2M प्रत्यर्थी। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध व्यथित महिला यानी कि जो महिला पीड़ित है वह धारा 9 के अधीन कोई परिवाद करती है तो उसको, उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट वो परिवाद करती है, प्रत्यर्थी कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं धारा 2N लैंगिक उत्पीड़न। ये आप लोग याद रखिएगा इसका नंबर कि धारा 2N में परिभाषित किया गया है लैंगिक उत्पीड़न को, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेता है प्री के एग्जाम में। आगे देख लेते हैं इसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय यानी कि बिना इच्छा के कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से है। देख लेते हैं पॉइंट 1, शारीरिक संपर्क या अग्रगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना। सब 3 में दे रखा है लैंगिक अयुक्त टिप्पणियां करना या अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। तो ये सब किस में आ जाएगा, तो ये सब आ जाएगा लैंगिक उत्पीड़न में, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा सारे पॉइंट कि इसके अंतर्गत कौन कौन से काम आएंगे। तो आगे पढ़ लेते हैं धारा 2O में दे रखा है कार्यस्थल। कार्यस्थल को परिभाषित किया गया है, पढ़ लेते हैं। सब क्लास 1 समुचित सरकार यानी कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम
या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित या वित्त पोषित कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट सब क्लास 2 कोई प्राइवेट सेक्टर। यहाँ हमने ऊपर देखा कि ये सब सरकारी सेक्टर है, जैसे कि समुचित सरकार या फिर कोई स्थानीय प्राधिकरण या फिर कोई सरकारी कंपनी है या फिर निगम है, तो इन सब के द्वारा स्थापित या वित्त पोषित कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन और ये सब है, तो वो आ जाएंगी। और सब क्लास 2 में प्राइवेट सेक्टर के बारे में दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर, संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदान, विक्रय, वितरण या सेवा भी है, आ जाएगा। और क्या क्या आएगा कार्यस्थल के संबंध में, तो सब क्लास 3 में दे रखा है अस्पताल या परिचर्या गृह। सब क्लास 4 प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि जैसे कोई स्कूल कॉलेज वगैरह होता है। खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद क्षेत्र, चाहे आवासीय हो यानी कि रहने के लिए हो या नहीं। सब क्लास 5 नियोजन का कोई स्थान जिसके अंतर्गत यात्रा के दौरान नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी आएगा, यानी कि यदि कोई नियोजक है वो किसी परिवहन को उपलब्ध कराया है उस नियोजक को, उस कर्मकार को, तो वो भी आ जाएगा, परिवहन भी। आगे देख लेते हैं सब क्लास 6 कोई निवास स्थान या कोई गृह, तो ये सभी आ जाएंगे किसके अंतर्गत, कार्यस्थल के संबंध में। कार्यस्थल के अंतर्गत अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में कहें यहाँ पे, तो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित या स्थापित कोई भी उपक्रम और ये सब आ जाएंगे। कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पे यदि कोई मनोरंजक का काम किया जा रहा है या फिर औद्योगिक है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है वो, जैसे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, तो ये सब आ जाएंगे। और फिर थर्ड में दे रखा है अस्पताल या परिचर्या गृह, और ये सब प्रशिक्षण केंद्र, खेल संस्थान, स्टेडियम। तो ये जितने भी फैक्ट दे रखे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे आप लोग तो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं धारा 2P यानी कि त में दे रखा है असंगठित सेक्टर, पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन और किसी प्रकार के माल के उत्पादन में या विक्रय या सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से अन्यून है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस करता है तो वह भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, असंगठित सेक्टर के अंतर्गत। उस बिजनेस में या किसी भी वस्तु का यदि उत्पादन कर रहा है या फिर विक्रय कर रहा है या फिर सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। और उसमें एक दे रखा है कंडीशन कि वो उसमें जो सदस्य की संख्या है यानी कि कर्मकार की संख्या है वो 10 से कम होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं धारा 3। धारा 3 में लैंगिक उत्पीड़न का निवारण दे रखा है, पढ़ लेते हैं। किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियां लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी। तो ये सारे कंडीशन अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। पढ़ लेते हैं इसको एक एक करके। उसके नियोजन में श्रेष्ठता का व्यवहार करना, चाहे विवक्षित या अस्पष्ट वचन देना। बी में दे रखा है अहितकर व्यवहार करने की धमकी देना। सी वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में धमकी देना। डी उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके कार्य के प्रतिकूल वातावरण बनाना। ई में दे रखा है अपमानजनक व्यवहार करना जिससे उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रभाव पड़े। तो ये सब जिसमें भी आ जाएंगे तो वो होगा लैंगिक उत्पीड़न। आगे देख लेते हैं। अब आ गया धारा 4। धारा 4 में आंतरिक परिवार समिति का गठन दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसको। सब क्लास 1 किसी कार्यस्थल को हमने पीछे पढ़ा है कि कौन कौन से कार्यस्थल जगह आ जाएगा कार्यस्थल के अंतर्गत। किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक यानी कि मालिक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति गठित करेगा। तो यहाँ पे ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि कौन आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा, तो वहाँ किसी भी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक यानी कि जो मालिक होगा वह नियुक्त करेगा, गठित करेगा। परंतु जहाँ कार्यालय कई शाखाओं में तथा कई स्थानों पर है तो प्रत्येक स्थान पर ऐसी समिति गठित की जाएगी। यानी कि हम लोग देखते हैं कि एक कोई मेन ब्रांच रहता है
और उसके कई और अन्य भी शाखाएँ या फिर ब्रांच रहती हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक जगह पे ऐसी आंतरिक परिवार समिति गठित की जाएगी। आगे देख लेते हैं सब क्लास 2। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1, एक पीठासीन अधिकारी होगा जो उस कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी, यानी कि संक्षिप्त रूप में कहें तो एक महिला पीठासीन अधिकारी होगी। परंतु उपरोक्त महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उस कार्यस्थल के किसी दूसरे कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों शाखाओं से नाम निर्देशित किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि उस कार्यस्थल पर कोई महिला श्रेष्ठ नहीं है पीठासीन अधिकारी, तो यदि कोई उसका ब्रांच है और वहाँ पे है तो उस महिला को यहाँ पे नाम निर्देशित किया जाएगा। परंतु यह और कि यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या यूनिटों पर भी ज्येष्ठ स्तर पर महिला कर्मचारी नहीं है तो उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि अगर वहाँ पे भी नहीं है उस यूनिट पर भी, तो उसी नियोजक के द्वारा जो वहाँ का मालिक है किसी अन्य विभाग के या फिर संगठन के कार्यस्थल से किसी महिला को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। 2 सदस्य होंगे कर्मचारियों में से जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है। 3 में दे रखा है गैर सरकारी संगठन, यानी कि हम लोग देखते हैं बहुत सारी एनजीओ चलती है, तो वही है यहाँ पे एनजीओ या संगमों में से एक सदस्य होगा जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कितने सदस्य हो गए। एक पीठासीन अधिकारी हो गया, 2 सदस्य हो गए जिनको महिलाओं की समस्याओं के प्रति ज्ञान है या सामाजिक कार्य में अनुभव है या फिर उनको विधिक ज्ञान है, ला का ज्ञान है। और एक सदस्य कहाँ से हैं, तो ये गैर सरकारी संगठन से या फिर संगम से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। उपधारा 2 के खंड 1, 2, 3 में नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिला होंगी। यानी कि हमने पढ़ा कि खंड 1, 2, 3 में कितने टोटल मिला के सदस्य हो गए, तो 4 हो गए, जिसमें कि एक पीठासीन अधिकारी है, 2 सदस्य हैं और खंड 3 में 1 सदस्य हैं, तो टोटल 4 हो गए। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि कम से कम 2 उस 4 सदस्यों में से व्यक्तियों में से कम 2 महिला होंगी। आगे देख लेते हैं सब क्लास 3। पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य 3 वर्ष के लिए अपना पद धारण करेंगे, यानी कि जो आंतरिक परिवार समिति में सदस्यों को नियुक्त किया गया है उनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो 3 वर्ष के लिए होगा। नेक्स्ट सब क्लास 4। गैर सरकारी संगठन एनजीओ या संगमों में से नियुक्त सदस्यों को नियोजक द्वारा फीस या भत्ते दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ें कि जो खंड 3 में गैर सरकारी संगठन या फिर एनजीओ, प्राइवेट एनजीओ भी होता है, या फिर संगमों से द्वारा जो एक सदस्य यहाँ पे नियोजित किया गया है, नाम निर्दिष्ट किया गया है, उसको फीस और भत्ते कौन देगा, तो नियोजक यानी कि वहाँ का मालिक देगा। और उपरोक्त जो एक पीठासीन अधिकारी हैं और 2 सदस्यों का नियुक्ति किया गया है तो उनका फीस नियोजक के द्वारा नहीं दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं सब क्लास 5। यदि आंतरिक परिवार समिति का कोई पीठासीन अधिकारी या सदस्य ए में दे रखा है धारा 16 का उल्लंघन करता है, तो धारा 16 में क्या दे रखा है, परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने पर प्रतिषेध। और बी में दे रखा है किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है या उसके विरुद्ध अपराध की कोई जांच लंबित हो। सी, किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई आनुषंगिक कार्यवाही लंबित है। डी, अपने पद का दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया हो। तो ये सब तब ऐसा पीठासीन अधिकारी या सदस्य समिति से हटा दिया जाएगा और ऐसे रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा। यानी कि यदि कोई आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी है, वह धारा 16 का उल्लंघन करता है या फिर सिद्ध दोष है या फिर उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित हो या फिर कोई अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या फिर ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियाँ लंबित है उसके विरुद्ध, या फिर वह अपने पद का दुरुपयोग करता है, या फिर यदि उसको पद पर रखा गया तो वह लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे पीठासीन अधिकारी को उस
समिति से हटा दिया जाएगा और उसकी रिक्ति को फिर से वहाँ पे भरा जाएगा। आगे देख लेते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में टोटल कितनी धाराएं हैं? तो 4 धाराएं हैं। धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 पढ़ लेते हैं। धारा 5 में दे रखा है जिला अधिकारी की अधिसूचना। धारा 6 स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। धारा 7 स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें। धारा 8 में दे रखा है अनुदान और संपरीक्षा। अब इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। धारा 5 जिला अधिकारी की अधिसूचना। समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को प्रत्येक जिला के लिए जिलाधिकारी बना सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो जिला अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? तो जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर या उप कलेक्टर यानी कि एसडीएम या फिर अन्य कोई व्यक्ति। आगे देख लेते हैं। धारा 6 देख लेते हैं। स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। सब क्लास 1 प्रत्येक जिलाधिकारी यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न का परिवार ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवार समिति गठित करेगा। तो कौन स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा? तो जिला अधिकारी करेगा। और हमने अभी ऊपर देखा कि आंतरिक परिवार समिति का गठन कौन किया था? तो वहाँ का नियोजक किया था। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। सब क्लास 2 जिला अधिकारी यानी कि डीएम एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगर पालिका में परिवार ग्रहण करेगा और 7 दिन के भीतर स्थानीय परिवार समिति को भेजेगा। सब क्लास 3 स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता जहां वह गठित है उस जिले के उन क्षेत्रों पर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जहाँ पर भी 10 से कम कर्मकार हैं वहाँ पर स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाएगा, या फिर यदि परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध है तो वहाँ पे भी स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाएगा। और कौन करेगा? तो जिलाधिकारी करेगा। और जिलाधिकारी एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगा जो कि ग्राम में या फिर जनजातीय क्षेत्र में ब्लॉक पर या तालुका या फिर तहसील में, और शहरी क्षेत्र में वार्ड होते हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, तो वहाँ पे परिवार ग्रहण करेगा। और 7 दिन के अंदर, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 7 दिन के अंदर स्थानीय परिवार समिति को रिपोर्ट भेजेगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 7 स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें। जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित स्थानीय परिवार समिति निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो पढ़ लेते हैं ये कितने सदस्यों से मिलकर बनती है। ए अध्यक्ष जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात हो, विख्यात हो यानी कि प्रसिद्ध हो, महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिला हो, यानी कि यहाँ पे भी अध्यक्ष कौन होना चाहिए? तो फीमेल होनी चाहिए, कोई महिला होनी चाहिए जिसको सामाजिक कार्य में अनुभव हो या फिर वो फेमस हो और या फिर वह महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। बी में दे रखा है एक सदस्य जो जिले में ब्लॉक या तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी महिला होगी एक सदस्य जो कि किसी ब्लॉक, तहसील या वार्ड या फिर नगर पालिका में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। आगे देख लेते हैं। सी में दे रखा है 2 सदस्य। अभी हमने ऊपर देखा कि एक अध्यक्ष होगा और एक सदस्य होगा, और इसमें दे रखा है सी में 2 सदस्य जिसमें से एक महिला होगी जो गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ या संगमों में से या ऐसे व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित होगा। परंतु प्रोवाइजो भी है, इसमें देख लेते हैं। इनमें से एक के पास विधिक ज्ञान होना चाहिए यानी कि लॉ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु यह और कि इनमें से एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं है यहाँ पे, एससी यानी कि जनजाति, आरएसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, या फिर ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी। तो यहाँ पे जो 2 सदस्य हैं उसमें से एक
कहाँ से नियुक्त की जाएगी, तो या फिर या तो जनजाति क्षेत्र की होगी, या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की होगी, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर यदि कोई केंद्रीय सरकार अल्पसंख्यक समुदाय से महिला को नियुक्त करता है तो वह होगा। डी में दे रखा है, जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी सदस्य पदेन होगा। सब क्लास 2, अध्यक्ष और सदस्य 3 साल के लिए अपना पद धारण करेंगे। अभी हमने ऊपर भी देखा है, जो आंतरिक परिवार समिति गठित की गई थी उनका भी कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था। तो यहाँ पे स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का भी कार्यकाल 3 वर्ष का ही है। सब क्लास 3, स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष या सदस्य निम्न परिस्थितियों में हटाए जा सकेंगे। यानी कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जो आंतरिक परिवार समिति के सदस्यों को जिन आधार पर हटाया गया था, उन्हीं आधार पर स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को भी हटाया गया है, जा सकता है। पढ़ लेते हैं। धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर बी, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है या किसी विधि के अधीन अपराध की कोई जांच लंबित है। सी, किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है। डी, अपने हैसियत का दुरुपयोग करता है जिससे लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और सब क्लास 4 में दे रखा है, अध्यक्ष और उपधारा 1 के खंड बी डी से भिन्न सदस्य फीस और भत्ते का हकदार होंगे। यानी कि जो अध्यक्ष होगा और जो उपधारा 1 के खंड बी और डी के अंतर्गत सदस्य दिए गए हैं, वो लोग फीस और भत्ते का हकदार नहीं होंगे। और जो दिया गया है सी के अंतर्गत कि गैर सरकारी संगठन में से सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे, तो उनको फीस और भत्ते मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। धारा 8, अनुदान और संपरीक्षा। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को धारा 7 के उपधारा 4 में निर्दिष्ट फीसों और भत्तों के लिए धनराशि अनुदान दे सकेगी। राज्य सरकार उपरोक्त अनुदान के लिए एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और प्राप्त अनुदान उसे अंतरित कर सकेगी। सब क्लास 3, अभिकरण ऐसी राशि को जिला अधिकारी को संदाय करेगा। तो यहाँ पे कुछ खास समझना नहीं है, आप लोग एक रीडिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सब क्लास 4, अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए, और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति विहित तारीख के पूर्व राज्य सरकार को संपरीक्षित प्रति उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा। आगे देख लेते हैं। अध्याय 4। अध्याय 4 में टोटल कितने धाराएं हैं, तो 3 हैं। धारा 9, धारा 10, धारा 11। धारा 9 में लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद दे रखा है। धारा 10 में सुलह, धारा 11 में परिवाद की जांच। आप पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। सब क्लास 1, कोई व्यथित महिला यानी कि पीड़ित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से 3 मंथ यानी 3 महीने के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में, यानी कि कई श्रेणी में घटना किया गया है, तो वहाँ पे अंतिम घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर लिखित में यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या फिर स्थानीय परिवार समिति को कर सकेगी। यानी कि जो महिला है लैंगिक उत्पीड़न से पीड़ित है, वह उस घटना के 3 महीने के अंदर लिखित में परिवाद करेगी। तो किसके पास करेगी, या तो जैसी भी स्थिति है उसकी, या तो आंतरिक समिति के वहाँ या फिर स्थानीय परिवार समिति के पास। परंतु यदि परिवाद लिखित में नहीं किया गया है तो ऐसी समितियों के अध्यक्ष या सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सहायता देगा। यानी कि यदि वह महिला लिखित में परिवाद नहीं की है तो जो वहाँ का अध्यक्ष होगा, उस समिति का अध्यक्ष और सदस्य होंगे, उस महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सहायता करेंगे। परंतु यह और की समिति परिस्थिति के अनुसार 3 मंथ की अवधि को बढ़ा सकती है। यानी कि अगर समिति को लगता है कि यहाँ पर अवधि बढ़ाया जाना चाहिए 3 महीने का परिस्थिति के अनुसार, तो वह यहाँ पर समय बढ़ा सकेगी। सब क्लास 2, जहाँ व्यथित महिला शारीरिक या फिर मानसिक असमर्थता या फिर मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है, वहाँ उसका विधिक वारिस या अन्य विहित व्यक्ति परिवाद कर सकेगा। यानी कि यदि वह पीड़ित महिला असमर्थ है तो वहाँ पे उसके स्थान पर उसका विधिक वारिस यानी कि उसके बच्चे
कर सकेंगे या फिर कोई अन्य जो व्यक्ति विहित की जाए सरकार के द्वारा वो लोग कर सकेंगे। आगे पढ़ लेते हैं धारा 10। धारा 10 में सुलह को परिभाषित किया गया है। सब क्लास 1, यथा स्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय परिवार समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पहले और व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यार्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी। यानी कि जो आंतरिक समिति है या फिर परिवार स्थानीय समिति है, वह यदि व्यथित महिला अनुरोध करती है सुलह करने के लिए, तो वह उस महिला की और प्रत्यार्थी जो है, अभियुक्त जो है, उसके बीच सुलह करवा देगी। परंतु कोई धनीय समझौता सुलह का आधार नहीं होगा। यानी कि बहुत से लोग धन दे करके सुलझाना चाहते हैं मैटर को, तो यहाँ पे वो प्रोहिबिट किया गया है कि कोई धनीय समझौता सुलह का आधार नहीं होगा। सब क्लास 2, जहाँ उपधारा 1 के अधीन समझौता हो गया है वहाँ समिति समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिलाधिकारी को कार्यवाही करने के लिए भेजेगी। सब क्लास 3, समिति ऐसे अभिलिखित समझौते की प्रतियां व्यथित महिला को तथा प्रत्यार्थी को दे देगी। यानी कि जो समझौता हुआ है उपधारा 1 या 2 के अधीन, तो जो उसकी प्रति है अभिलिखित किया गया है जिसमें, वह व्यथित महिला को और एक प्रत्यार्थी को देगी। सब क्लास 4, यदि समझौता हो जाता है तो समिति कोई और जांच नहीं करेगी। अब यहाँ पे हमारा धारा 10 तक हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे धारा 11 से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।